नमस्कार। आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष। इस समय हमारे साथ सियोड़ा विधानसभा से आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के प्रत्याशी रहे प्रखर और मुखर नेता दामोदर यादव हैं, जो लगातार पहले ये चल रहा था कि स्वास्थ्यगत कारणों से ये बिल्कुल आउट ऑफ फील्ड हो गए थे, लेकिन अंबेडकर मूर्ति विवाद के बाद वापस अपनी मुखरता पकड़ रहे हैं धीरे धीरे। दामोदर भाई, किस तरह देख रहे हैं आप कि अभी ये BN राव का मामला हुआ और एक ये सम्मेलन हुआ, एक उस सम्मेलन में ये ऐलान हुआ है कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा BN राव की ग्वालियर में लगाई जाए। देखिए, BN राव की प्रतिमा लगाने की जो भी लोग बात कर रहे हैं, मुझे उसमें आपत्ति नहीं है। और इसलिए आपत्ति नहीं है कि निश्चित रूप से BN राव उस सलाहकार कमेटी में तो थे ही, या उसके सलाहकार थे एक तरह से। लेकिन विषय यह है कि बाबा साहब की स्टेचू नहीं लगाने दी जाएगी और उनकी जगह अगर BN राव की लगाई जाएगी तो इसमें घोर आपत्ति है। कोई भी देश का संविधान जब लिखता है और उसी संविधान से सारी न्यायालयीन प्रक्रियाएं चलती हैं, सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर लेवल तक कोई भी कोर्ट हो, तो बाबा साहब के द्वारा लिखे हुए संविधान से अगर चल रहा है कोर्ट, न्यायालय, हमारा देश, हमारा कानून, तो फिर बाबा साहब की स्टेचू लगाने में आपत्ति अगर किसी को है तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं जातिगत मानसिकता रही होगी। BN राव की स्टेचू जो जितनी बड़ी चाहे लगाए, उसमें हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन जहाँ तक उस स्थान का विषय, हाई कोर्ट परिसर के अंदर जहाँ बाबा साहब की स्टेचू लगाने की तैयारी वकीलों ने और सब साथियों ने की थी, वहाँ तो बाबा साहब की स्टेचू लगेगी। ये आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, हमारे दलित पिछड़ा समाज संगठन और ढेर सारे संगठन, न सिर्फ ग्वालियर का ये मुद्दा है। मैं तो भोपाल में बैठता हूँ तो वहाँ पे कम से कम 20-25 सामाजिक संगठन के सभी अध्यक्षों ने मिलकर ये तय किया है कि जब आप चाहें तब हम लोग चलेंगे और एक बड़ा मूवमेंट हमें करने की आवश्यकता है तो हम करेंगे। जी। दूसरा, आज़ाद समाज पार्टी के अपनी जो लीगल सेल है, उसने बीच में हमारी जब बात हुई तो ये पता लगा था कि सुप्रीम कोर्ट में कोई कुछ दायर किया है, सूट वगैरह फाइल किया है। तो क्या स्टेटस है और किस तरह से देख रहे हैं कि कोर्ट ऑफ लॉ का मामला है, तो कैसे इसको लेके जाए? देखिए, इसको अभी चूँकि हम लोगों ने इस मुद्दे पर और हर मुद्दे पर काम अलग अलग बांट लेते हैं। हमारा काम है सड़क की लड़ाई लड़ने का, लेकिन ये बिल्कुल सही आपकी बात है कि चूँकि मामला न्यायालयीन अगर हो जाता है तो न्यायालय से ही निपटता है। अभी इस घटनाक्रम में अगर आप देखेंगे तो दो तरह की चीज़ें देखने को मिल रही। कभी बात होती है कि चूँकि कोर्ट का ऑर्डर है, रजिस्ट्रार का एक ऑर्डर है, उसको मानने के लिए वहाँ की बिल्डिंग कमेटी तैयार नहीं, फिर वहाँ के बार एसोसिएशन तैयार नहीं। तो ये जो विरोधाभास वाली स्थिति बनी है कानूनी रूप से, उसमें तो हम कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। उसका स्टेटस पता करने के लिए मैंने अपने साथियों को अभी बुलाया है, मैं ग्वालियर आया हूं तो। लेकिन जहां तक बात सड़क की है, वो हम जरूर लड़ेंगे और उसको लड़के हम जरूर जीतेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अभी जैसे आपने कहा कि कोई लोग सम्मेलन करके BN राव की सबसे बड़ी स्टेचू लगाने की बात कर रहे हैं, मेरा एक बड़ा सीधा सा सवाल है। सामाजिक हाँ, रक्षक मोर्चा, ठीक है, जो भी मोर्चा है, मैं सीधा सा एक सवाल कहना चाहता हूं कि सामाजिक न्याय रक्षक मोर्चा है तो वो समाज के ताना बाना को तोड़ना चाहता है कि जोड़ना चाहता है? अगर बाबा साहब की स्टेचू लग रही है, पहले से कहीं पहल हुई है, तो उसमें तो विरोध ही नहीं होना चाहिए था। अगर आप बाद में कहते हो कि हमें BN राव की स्टेचू भी लगाना है क्योंकि वो सलाहकार थे इस कमेटी में, तो आप लगाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो जब ऐसी बात आती है कि हम अंबेडकर साहब की नहीं लगाने देंगे, फलाने साहब की लगाएंगे, तो फिर निश्चित रूप से ये लगता है कि ये कहीं ना कहीं जातिगत सोच से भी है और इसके पीछे राजनीति भी है। बहुत बड़ी राजनीति इसके अंदर चल रही है, जितना मैं समझ पा रहा हूँ। इस प्रदेश के दोनों ही दल, बड़े दल, एक सत्ताधारी दल और एक मुख्य विपक्षी दल, दोनों इसमें राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। एक दल चाहता है कि जो BN राव के फॉलोअर्स हो सकते हैं, जो कभी नहीं रहे, कभी जिनका नाम सुनने में नहीं आया, एक पार्टी ये चाहती है कि एक जाति विशेष को, एक वर्ग विशेष को आंदोलित किया जाए और उस आंदोलन से जो भी तनावपूर्ण माहौल बनेगा उसका लाभ सत्ताधारी दल को मिले। दूसरा बड़ा दल
जिसको अभी होश आया, अभी नींद से जागा है, जब हमारी आज़ाद समाज पार्टी ने, भीम आर्मी के साथियों ने इस आंदोलन को इतना बड़ा कर दिया कि ये आंदोलन आप सबके माध्यम से भी पूरे देश का आंदोलन बन गया, पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया, तब कांग्रेस जागी है, तब दिग्विजय सिंह जागे हैं। और इसलिए भी जागे हैं, उन्हें ये घबराहट भी हुई है कि जब मध्य प्रदेश में पूरे 20 साल का अगर 2003 से लेके अब तक का आप रिकॉर्ड उठा के देखो तो 2018 में जो 15 महीने की सरकार कांग्रेस की बनी तो वो सिर्फ और सिर्फ ग्वालियर चंबल के परिणाम की बदौलत बनी। और ग्वालियर चंबल में जब ये मामला इतना गर्म हो गया और आज़ाद समाज पार्टी इस मुद्दे को उठा रही है तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा वोट बैंक पूरा खिसक जाए। हालांकि हम ये मुद्दा वोट बैंक के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये हमारे सम्मान का विषय है, हमारे हक अधिकार का विषय है, जिनको हम लोग सब कुछ मानते हैं बाबा साहब को, अगर उनके सम्मान के साथ इस तरह की छेड़छाड़ की जाएगी तो हम लड़ेंगे और हम पूरी ताकत से लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको लगता नहीं है कितने बड़े विद्वान को एक अनार 100 बीमार की तरह कर दिया राजनीति ने? हर कोई चाहता है खींचना। आप देखिए कि अभी अंबेडकर धाम बनाया जा रहा है 20 करोड़ की लागत से चौरासी के पास। देखिए, जब अंबेडकरवादी जगे और उन्होंने राजनीति में अपना स्थान बनाना शुरू किया, जब वो मुखर हुए, उन्हें सड़क पे लड़ना शुरू हुआ और जब उस वर्ग के लोग, उस उपेक्षित वर्ग के लोग, शोषित वर्ग के लोग जब जागरूक होकर अपने हक अधिकार मांगने लगे, तब इनको अंबेडकर याद आए। अंबेडकर इन दोनों को कभी याद नहीं थे। आप ही सोचिए, मैंने एक सवाल पूछा है दिग्विजय सिंह से और जीतू पटवारी से, बरैया जी से भी, तीनों को चिट्ठी लिखी और तीनों से पूछा, आप ही बताइए क्या गांधी की कांग्रेस और बाबा साहब की कांग्रेस एक हो सकती है? क्या बाबा साहब और गांधी जी के विचार एक जैसे थे? और अगर थे तो बाबा साहब फिर अलग क्यों हुए उस कांग्रेस से? ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए दिग्विजय सिंह चूंकि बहुत चतुर हैं और उनको लगा कि अगर ग्वालियर चंबल संभाग में आज़ाद समाज पार्टी का जो तेजी से ग्राफ बढ़ रहा है, अगर वो बढ़ गया तो सत्ता उनके लिए सिर्फ सपना रह जाएगी। एक चीज़। दूसरे दल की जहाँ तक बात है, दूसरा दल तो वो दल है जिसने संविधान की कॉपियाँ जलाई, जिसने संविधान की कॉपियाँ जलाई हों, जो आज सत्ता में बैठे हैं, वो बाबा साहब को प्रणाम करने लगे और उनकी मूर्तियाँ बनाएं और आश्रम बनाएं। तो जय भीम और संविधान रैली करेंगे क्योंकि पहले बाबा साहब के साथ उस समय देश में 1 लाख लोग भी नहीं खड़े हो पाए थे और आज बाबा साहब की विचारधारा के साथ 50 करोड़ लोग खड़े हैं। जब से पिछड़ा वर्ग, एससी वर्ग के भाइयों के साथ जुड़ा है इस विचारधारा के अंदर, तब से इन दलों में घबराहट है। इनको लगता था कि अकेला एससी वर्ग है, क्या कर पाएंगे, क्या परिणाम निकाल के आ पाएंगे। हालांकि परिणाम तब भी आए, उत्तर प्रदेश के अंदर और भी जगह परिणाम देखने मिले, इस मध्य प्रदेश में भी देखने को मिले। लेकिन अब चूंकि आप देख रहे हो, जैसे हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सत्येंद्र विद्रोही जी हैं, एससी से हैं, लेकिन युवा के प्रदेश अध्यक्ष अनिल गुर्जर हैं, दोनों ओबीसी के हैं। एससी और ओबीसी का जो कॉम्बिनेशन है, यही राष्ट्रीय स्तर पर देखने को मिलेगा, यही प्रदेश स्तर पर देखने को मिला। इस कॉम्बिनेशन से घबराए हुए हैं और उनको लग रहा है कि जब बाबा साहब के फॉलोवर जाग गए हैं और अब पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति भी बाबा साहब का फॉलोवर बन रहा है, तो ऐसा ना हो कि सत्ता हमारे लिए दूर की कौड़ी हो जाए। ओबीसी को तो ये हमेशा लेते रहे ना। देखिए, ओबीसी को वो लेते रहे धर्म के नाम पे, आडंबर के नाम पे। दो में से एक चीज कुछ होगी, या तो ओबीसी आडंबर को मानेगा या फिर संविधान को मानेगा। जब बाबा साहब को मानने लगेगा तो धीरे धीरे आडंबर कम होगा, आस्था रहेगी। ओबीसी आस्था इतने जल्दी नहीं छोड़ने वाला ईश्वर से। मैं कहता भी नहीं कि छोड़ो, क्यों छोड़ना है, सबकी अपनी अपनी आस्थाएं, सबको अपने अपने जिनमें आस्था रखता है वो उसको माने। लेकिन आडंबर से दूर होना जरूरी था और अब ओबीसी होना शुरू हो गया। आपने देखी इटावा की घटना, आप देखिए सोशल मीडिया पे कि इटावा की घटना के बाद पूरे देश में जो प्रतिक्रियाएं ओबीसी की तरफ से आई, ना सिर्फ यादव जाति, गुर्जर की तरफ से, पाल बघेल की तरफ से, कुशवा की, कुर्मी के, लोधी के, हर जाति की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आई, और अब वो कह रहे हैं, अभी भी मैं उनको समझा रहा हूं, अब वो कह रहे हैं कि हम भागवत कराने के लिए उस फला जाति को नहीं बुलाएंगे। मैं कहता हूं फला जाति का मुद्दा ही नहीं है। अगर भागवत कराने में आप 20 लाख रुपए खर्च करते हो, उससे अच्छा यह है कि 20 परिवारों के बच्चे, गरीब बच्चों को पढ़ाई करा दो। इससे अच्छा, अगर ईश्वर को आप मानते हो तो सबसे अच्छा काम तो वही होगा कि जरूरतमंद की मदद करो। हमारे तो कहा गया ना, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। बिल्कुल सही बात है। लेकिन देखिए, कबीर से लेके जितने भी, रैदास से लेके जितने भी हमारे महान कवि हुए हैं, और समाज से भी कवि, समाज सुधारक कवि, अगर मुझसे आप कहेंगे तो मैं सबसे बड़ा भक्त कबीरदास का ही हूँ।
और मैं ऐसा मानता हूं कि जितने भी इस तरीके की चीज़ें हैं, जो इस तरह के दोहे हैं, जो इस तरह का संदेश देते हैं, उनको ही तो मानने की ज़रूरत है, ना कि इसको मानने की ज़रूरत है कि फलाना देवता दूध पी रहा है, जाके सब दूध पिलाने में पागल बने फिरो। कोई देवता खाली बैठा है, फुर्सत में बैठा है तुम्हारा दूध पीने के लिए। ये इतने तरह के आडंबर से जब दूर होंगे, और ये दूर तभी होंगे जब बाबा साहब की सोच से ये प्रेरित होंगे, और हो रहे हैं बहुत तेज़ी से। अगर आप देखिएगा, देखिए पहले एक पार्टी भर थी कि फला पार्टी, इस विचारधारा की फला पार्टी। अगर अब आप देखोगे, इसी मध्य प्रदेश में देखोगे, तो अब पहली चीज़ तो अब वो पार्टी अस्त की तरफ है, हमारी पार्टी उदय की तरफ है। वो एक अलग विषय है, उस पर मैं बहस में नहीं जाना चाहता। लेकिन अगर आप मध्य प्रदेश में आज देखोगे, दलित पिछड़ा समाज संगठन, ओबीसी महासभा, फलाना सामाजिक न्याय संगठन, फलाना संगठन, ये सारे के सारे संगठन कितने बन गए और सब काम कर रहे हैं, क्योंकि अब संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, लेकिन एक उद्देश्य के लिए लोग काम कर रहे हैं। और सबका उद्देश्य यह है कि लोग जागरूक हों, बाबा साहब को स्वीकार करें और संविधान के हिसाब से चलें। दिग्विजय सिंह की राजनीति का क्या है, क्या लगता है? देखो, दिग्विजय सिंह जी का एक ही सपना है, और बहुत चतुर आदमी है। अगर पूरे देश भर की कांग्रेस में कोई सबसे ज़्यादा होशियार और चतुर आदमी है तो वो दिग्विजय सिंह हैं। और उन्हें मालूम था कि 10 साल का जो हमने कार्यकाल निकाल लिया, उसके बाद हमने ऐसा बंटा ढार किया है कि अब 20 साल तक कांग्रेस आएगी नहीं। उन्हें 10 साल का अनुमान था। इससे मानते हैं कि ताबूत पे अग्नि की लेट होगी। बिल्कुल निश्चित रूप से अभी भी उनका सपना यह है कि चाहे पूरी कांग्रेस नष्ट हो जाए, चाहे सिंधिया कांग्रेस छोड़ जाए। मैं खुद प्रदेश का उपाध्यक्ष था कांग्रेस में, अभी चुनाव के पहले मैंने 132 टिकट मांगे थे ओबीसी के। मैंने कहा जब राहुल गांधी जी और खड़गे जी कह रहे हैं कि संख्या के अनुपात में देंगे तो दो 132। दिग्विजय सिंह अड़ गए कि नहीं देंगे 132। तो दिग्विजय सिंह का सपना एक ही है कि ये जो ऊर्जावान लोग जब भाग जाएंगे, तभी तो मेरा बेटा जो उतना ऊर्जावान नहीं है, तब उसका नंबर आएगा। तो कमलनाथ पे भी काफी। देखिए, मैंने टिकट, एक पत्रकार साथी ने पूछा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि क्या कांग्रेस में टिकट मैनेज हुए हैं, बिचे हैं? मैंने कहा हाँ बिल्कुल। बहुत बड़े बड़े पत्रकार साथियों के मुझे फ़ोन आए, मुंबई से आए, दिल्ली से आए, उन्होंने अपने चैनलों पे चलाया। उन्होंने कहा कि आपके ऊपर केस हो सकता है। मैंने कहा मैं चाहता हूं कि करें, मैं फिर उसके प्रमाण दूं आप सब लोगों के सामने। उनने कहा पहले प्रमाण दे दो। मैंने कहा नहीं, पहले वो केस करें फिर मैं प्रमाण दूंगा। मैंने कहा कि हाँ टिकट बिके हैं, लगभग 125 से 150 टिकट ऐसे हैं जो मैनेज हुए हैं, कई तरीके से मैनेज हुए हैं। एक सीट पे एक पैसे वाले व्यक्ति को टिकट दिया इसलिए कि इन बकाया 3 सीटों का खर्चा तुम उठाओगे। हारती है हार जाए ये वाली सीट, वो वाली हारती है हार जाए। अगर कांग्रेस ढंग से चुनाव लड़ी होती तो ऐसी स्थिति तो नहीं बनती कि भाजपा वन साइडेड जीत जाती। आप कांग्रेस क्यों छोड़ गए? मेरे कांग्रेस छोड़ने का सबसे बड़ा कारण तो ये था, मैं आपको बताऊं, जब मैं प्रदेश उपाध्यक्ष बना और एकदम से जब मैंने काम करना शुरू किया, मैं घर बैठने वाला हूँ नहीं, आप जानते हो मेरा स्वास्थ्य भी पूरी तरह से ठीक नहीं, तब भी निकल पड़ा हूँ। तो बात ये थी कि बाबा साहब की विचारधारा को मैं कांग्रेस में अप्लाई करना चाह रहा था। और ये सच्चाई है, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह बताएं कि उनको सबसे पहले भोपाल में 1000 कार्यकर्ताओं में सैकड़ों पत्रकारों के सामने हमने जय भीम बुलवाना शुरू किया कि नहीं किया। और मैंने उनको सही सलाह दी थी कि अगर आप जय भीम बोलोगे और राहुल गांधी इस विचारधारा को मन से स्वीकार कर लेंगे तो आप सत्ता में आ पाओगे, नहीं तो आप कभी बीजेपी से नहीं जीत सकते। कांग्रेस ये नहीं मानी, इसलिए मैंने छोड़ी कांग्रेस। कांग्रेस की विचारधारा कौन सी आपके हिसाब से आज की? मेरे हिसाब से कांग्रेस की विचारधारा सामंतशाही विचारधारा है मध्य प्रदेश के अंदर। मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश बीजेपी की विचारधारा मनुवाद की विचारधारा है और कांग्रेस की विचारधारा भी उसी की भाई सामंतशाही विचारधारा है। कांग्रेस में कोई अध्यक्ष बनते रहे मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश कांग्रेस का मालिक जो है वो सिर्फ दिग्विजय सिंह है, उनके अलावा कोई नहीं है। और उनका एक ही सपना है कि मेरे बेटे को कैसे मैं आगे ला सकता हूं, और बेटा कितना काबिल है ये सब जानते हैं। अच्छा, एक बात ये आ रही है कि भीम आर्मी को, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी को, आपकी पार्टी को, आरएसएस पार्टी को अक्सर मैंने देखा है कि बीजेपी की भी पार्टी कहा जाता है। हाँ देखिए, होता यह है, ऐसा तो मेरे ऊपर भी आरोप लग जाते हैं। अभी जब मैंने कांग्रेस के टिकट बेचने की बात कही तो कांग्रेस के ही प्रदेश अध्यक्ष का और प्रवक्ता का ये बयान आया, बड़े अखबार में छपा था वहाँ, कि दामोदर जी पहले तो हमारे थे लेकिन अब बीजेपी की बी टीम हो गए। अगर मैं बीजेपी का बी टीम हूँ, इस बात पे बीजेपी के ही लोग हंस रहे थे कि जो हमारा सबसे बड़ा वैचारिक रूप से दुश्मन है, विरोधी है, उसको हमारी टीम का घोषित कर रहे हैं, तो वो हंस रहे थे इस पर। देखिए, जो भी कांग्रेस से हट के लड़ाई लड़ता है
सही में अगर मुझसे आप सही पूछेंगे तो मैं तो कहूँगा कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है। आज की तारीख में इस मध्य प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस चल रही वो बीजेपी के बी टीम के रूप में काम कर रही है। जहाँ तक चंद्रशेखर भाई की बात है, आप खुद ही सोचिए, जो व्यक्ति गांव से निकला, गरीब परिवार से निकला, एक मोहल्ले से निकला, गोलियां खाई, लाठियां खाई, जेल गया हो और वो आदमी अपनी दम पे सांसद बना हो, क्या बीजेपी ने वहाँ पे मदद की? और अगर इतनी मदद करनी थी तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी चंद्रशेखर आज़ाद का साथ दे देती। क्या दिया इन्होंने साथ? इन्होंने भी साथ नहीं दिया। इनका कैंडिडेट लड़ा, बीजेपी का लड़ा, सपा का लड़ा, सबका कैंडिडेट लड़ा, फिर भी हमारा भाई आधे वोट प्राप्त किया और आधे में सारे सिमट गए। तो अब ये पीड़ा है, रोकेंगे कैसे? रोकेंगे कैसे? तो ये आरोप लगा दो कि ये बीजेपी की भी टीम है। चंद्रशेखर आज़ाद के किसी भी निर्णय से, आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के किसी भी निर्णय से, अगर आपको ऐसा निर्णय से प्रतीत हो तब आप बताना। ये आरोप लगाना तो बहुत सहज बात है। अच्छा, डॉक्टर अंबेडकर वर्सेस BN राव, क्या देखिए, हीरो की लड़ाई, जीरो की लड़ाई? देखिए, ये तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि भारत और बांग्लादेश का मैच है। सबसे कमज़ोर टीम जो होगी उसकी क्रिकेट की, वो BN राव है, और जो सबसे मजबूत होगी वो अंबेडकर साहब हैं। मैंने कहा कि वो समय चला गया जब चंद लोग थे, लाखों लोग थे, अब तो करोड़ों लोग हैं। हीरो जीरो वाली बात भी हो रही है। बिल्कुल 100% हीरो बाबा साहब अंबेडकर ही हैं। ये सबने माना, तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर से लेके वल्लभ भाई पटेल से लेके इवन महात्मा गांधी जी से लेके उस समय के जितने भी महापुरुष थे, उन सब ने माना कि दलितों की आवाज़, शोषितों की आवाज़ कोई है तो बाबा साहब हैं। और संविधान अगर बनाने में सबसे बड़ी भूमिका ही नहीं बल्कि वन साइडेड भूमिका किसी की है तो वो बाबा साहब की। इसलिए 100% हीरो बाबा साहब हैं। BN राव को तो सिर्फ इसलिए लाया जा रहा है कि अगर हमको अंबेडकर की स्टेचू नहीं लगाना है तो फिर हम मनु की नहीं लगा सकते। देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल कर लिया आपने। मैं ये कहना ही चाहता था, हम नहीं जागरूक थे, मनु की स्टेचू लग गई। मनु की स्टेचू का क्या विषय है? कोर्ट के अंदर, जयपुर कोर्ट के अंदर लगाई गई। इनकी हिम्मत क्या कहना है कि असली विधि विशेषज्ञ तो मनु थे। अगर असली विधि विशेषज्ञ मनु थे तो 140 करोड़ में से 135 करोड़ को या 130 करोड़ को देश से निकाला दे दो, जुबानें काट लो हम लोगों की, फिर काट लेना चाहिए। ये तो मनुस्मृति में लिखा है। आपको शायद पता नहीं होगा, अभी मैंने 15 दिन पहले मनुस्मृति जलाई, भोपाल के अंदर जलाई। पहली बार मध्य प्रदेश के इतिहास में मैंने मनुस्मृति जलाई। प्रशासन ने बहुत रोकने समझाने की कोशिश की, इवन हाउस से लेके जो CM हाउस से लेके सब अधिकारियों ने बात की। मैंने कहा ये मैं जलाऊंगा। FIR की तो मुझे पता नहीं रहता, मैं कभी पता ही नहीं करता। जब कुछ ही मुझे थाना प्रभारी का फ़ोन आए कि साहब एक जमानत आपकी कराना है, तो मैं बोलता हूँ जेल में जाना है कि आप ही लोग ले लोगे? नहीं साहब, अवेलेबल है तो आप कर लो, और जेल जाना हो तो हम बड़ी ज़ोर शोर से गिरफ्तारी देने जाएंगे। तो ये मैं बोल रहा हूँ कि ये जो मनु की स्टेचू लगाने की अब इसलिए इनकी हिम्मत नहीं हो रही है, तो फिर इनने मनु के ऑप्शन के रूप में BN राव को निकाला है। ये मनु का एक ऑप्शन है। चूँकि अब मनु की कहने की हिम्मत नहीं हो रही, हम लोग इतने जागरूक हो गए, हम लड़ जाएंगे, भिड़ जाएंगे, क्या जवाब ये दे पाएंगे? आप मीडिया वाले 10 सवाल पूछोगे, आप जैसे जो प्रखर पत्रकार हैं, जो निष्पक्ष पत्रकार हैं, जो हिम्मत वाले पत्रकार हैं, जो पूरी ताकत से काम करते हैं, हमारी आवाज़ पहुंचाते हैं, जनता की आवाज़ में, वो पूछेंगे कि आप मनु की लगा के क्या मैसेज देना चाहते हो? तो नहीं साहब, BN राव भी सलाहकार थे, वही सबसे बड़े। BN राव ने खुद माना कि सबसे बड़ा रोल तो वो डॉक्टर BR अम्बेडकर का है, हमारा रोल तो इतना सा भी नहीं है। ये BN राव ने खुद ही माना, और जितने लोग उसमें सदस्य थे सबने माना। आपने फूल सिंह बरैया का बयान सुना होगा। फूल सिंह बरैया ने जो उस दिन बयान दिया फूलबाग पे या जहाँ भी उनका कार्यक्रम हो रहा था, नहीं उसके बाद जो उनका सत्याग्रह वगैरह था, आप देखिए उनके बयान से 2-3 चीज़ें बड़ी स्पष्ट होती हैं। पहली चीज़ तो उन्होंने जो BN राव के बारे में और बाबा साहब की जो तुलना की, मैं उससे सहमत हूँ। बिल्कुल निश्चित रूप से बाबा साहब का ही सबसे बड़ा रोल था। लेकिन जो उनने अपनी पीड़ा जाहिर की कि 5-5 कांग्रेस के नेता ज्ञापन देके ये मांग कर रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संविधान रचयिता का टैग वापस लिया जाए और BN राव को दिया जाए, तो उनने कहा ऐसे लोगों को तुमने कांग्रेस में रखा, जीतू पटवारी क्यों आज तक नहीं निकले? मैंने भी अगले दिन जीतू पटवारी को फ़ोन किया, उन्होंने नहीं फ़ोन उठाया, जानबूझ के फिर मैसेज किया और फिर चिट्ठी मैंने लिखी कि अगर आपने ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर नहीं निकाला तो हम आपकी पार्टी को अंबेडकर विरोधी पार्टी घोषित कर देंगे। और मैं आज भी कह रहा हूँ आपके माध्यम से, आपका भी खबर अभी वो देखे लेंगे PCC चीफ, और मैं भी भिजवा दूंगा। फिर कह रहा हूँ जीतू पटवारी जी,
डबल रोल नहीं चलेगा। ये कांग्रेस अभी डबल रोल में है। राहुल गांधी 24 घंटे अंबेडकर और संविधान की बात करते हैं और उनके नीचे के जो पट्टे हैं वो ना अंबेडकर को मानते हैं ना संविधान को मानते हैं, इसलिए इनकी ये दुर्दशा हो रही है। मीठा मीठा गप बिल्कुल वही स्थिति है, मीठा मीठा गप गप। और ये देखिए बिल्कुल कड़वा खाने को तैयार नहीं है। अब मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, आज राहुल गांधी जी रोज जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। मुझे जवाब दो, 1931 में जातिगत जनगणना हुई थी, अंग्रेजों ने कराई थी, और 1931 के बाद 2011 में फिर से हुई है जातिवार जनगणना। सारे आंकड़े थे इनके पास, इन्हीं की सरकार थी, यही राहुल गांधी सुपर पावर थे, क्यों आंकड़े उजागर नहीं किए? मैं आज भी कह रहा हूं जातिगत जनगणना कराने की आवश्यकता कुछ नहीं है। आप तो 2011 के हिसाब से हमें दे दो, जो 11 में आंकड़े आए उनको उजागर कर दो, उस हिसाब से हमारे हक हमको दे दो। लेकिन ये जातिगत जनगणना का भी एक सुगूफा फैला रखा है, जबरदस्ती का एक मुद्दा बना रखा है। आंकड़े हैं ऑलरेडी हैं गवर्नमेंट के पास, पहले वो बैठे थे, अब मोदी जी बैठे हैं, उजागर कर दो। चलिए आखिरी प्रश्न, भिंड का जो लचुरा का पुरा, हरनाम का पुरा, करीब 2000 बीघा ज़मीन और पुश्तैनी तौर पे पुरखों के द्वारा जोती जा रही थी, जाधव जागीरदार के द्वारा पुरखों को दी गई, ऐसा दावा है। क्या इनके दस्तावेज आज़ाद समाज पार्टी के किसानों से लेकर मीडिया के सामने दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए? क्योंकि राजनीतिक तौर पर जब आप काम करते हैं तो ये सवाल उठता है कि ठीक है किसानों का इनको समर्थन चाहिए तो आंदोलन कर रहे हैं। जी देखिए, लहचूरा वाला जो मामला है उसमें 2-3 बातें मैं बहुत स्पष्ट तौर पे आपको बताना चाहता हूँ। जहाँ तक बात इसकी है कि कानूनी पक्ष क्या है, कागज़ क्या है, उसका प्रमाण हमारी आज़ाद समाज पार्टी जरूर मीडिया के सामने प्रस्तुत करेगी। अगली बार जब मैं आऊँगा, चूँकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले से घोषित नहीं की थी, अगली बार आऊँगा तो सारे के सारे प्रमाण आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। और मैं ये मानता हूँ, खास तौर पे बात ये है कि अब प्रशासन पे जैसे सीधे अटैक कलेक्टर को कर रहे हैं जी, तो उस पर जो बात आ रही है जी, वो सत्यापित होना चाहिए। जी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये नेता नगरी ने गाल बजाया। जी जी, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। देखिए, बड़ी स्पष्ट बात यह है कि अगर प्रशासन वहाँ दोषी नहीं है या उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और जब भी कभी हजारों लोग खड़े होकर ये कहते हैं कि पहले इसकी जांच कर लो, जांच करके पब्लिश कर दो, मैं तो ये कहता हूँ, चलो मैं चुनौती देता हूँ आपके माध्यम से कलेक्टर भिंड को कि मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, मेरे सारे प्रमाण, हमारे भाई अनिल गुर्जर वहाँ पार्षद हैं, युवा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो इस मुद्दे को शुरू से लड़ रहे हैं, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट उपलब्ध हैं, और हम ये मांग करते हैं कि ये डॉक्यूमेंट हम मीडिया के सामने रख रहे हैं। कलेक्टर जब से मांग उठ रही तब से क्या जांच कराई और क्या तथ्य सही पाए गए, इसका डॉक्यूमेंट सामने रख दे। लेकिन कलेक्टर तो सुनने को तैयार नहीं। हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से कहते हैं बीमार भी की जरूरत नहीं है, आप लोग हर जगह आ जाते हो। हम जाएंगे हर जगह, जहां न्याय होगा हम ही तो लड़ने जाएंगे, और कौन लड़ने जाएगा? ये दोनों पार्टियां तो मिली हुई है एक दूसरे से, कौन लड़ने जाएगा? तो मैं चुनौती दे रहा हूँ कलेक्टर मिस्टर श्रीवास्तव, संजीव नाम है, क्या नाम है, संजीव श्रीवास्तव, मैं आपको बोल रहा हूँ, अभी बहुत लंबी ज़िंदगी हमारी भी पड़ी है और आपको भी बराबर भोपाल में हमसे रूबरू होना ही पड़ेगा। मैं अभी भी आपको चुनौती के साथ कहता हूँ, अगर वहाँ पे प्रशासन की कोई गलती नहीं है, अगर सत्ताधारियों के दबाव में आप काम नहीं कर रहे हो, हम सारे डॉक्यूमेंट लेके बैठते हैं, ग्वालियर में आ जाइए मीडिया के सामने, और आप भी आ जाइए कि आपने क्या जांच कराई है, और हम ये बता रहे हैं किस तरीके से आपने किसानों की ज़मीन को हड़पवाया है और उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट है। आखिरी, बाबा साहब के मामले को सामाजिक वैमनस्यता से दूर रखकर किस तरह से, ठीक है न्यायालयीन प्रक्रिया का मामला है और ये वकील समुदाय के 2 वैचारिक द्वंद्व हैं, इसके बावजूद सड़क पर अलग और कोर्ट में अलग 2 तरह की लड़ाई है, इसका निचोड़ अंत क्या हो कि ग्वालियर में 2018 रिपीट ना हो? जी, किसी भी कीमत पे हम 2018 रिपीट नहीं चाहते, 2 अप्रैल की घटना रिपीट नहीं चाहते, 2 अप्रैल को जो घटना हुई थी। और मैं आपको बताऊं, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और हमारे नेता हैं, उन्होंने खुद मुझे कहा कि तब मैं ग्वालियर आया था, मेरे स्वास्थ्य के कारण मैं नहीं जा रहा था,
और उन्होंने कहा कि किसी भी तरह से वर्ग संघर्ष की स्थिति नहीं बनना चाहिए। हमारा उद्देश्य वर्ग संघर्ष नहीं है, हमारा उद्देश्य वर्गों को समानता पर लाने का है। कोई भी जाति का वर्ग का व्यक्ति जो पीछे है उसको हमें आगे लाना है। उसके साथ अगर गलत हो रहा है तो उसकी लड़ाई हम सड़क से लेकर सदन तक हर जगह लड़ेंगे। मेरा दामोदर यादव का प्रयास पूरी ताकत के साथ ये रहेगा किसी कीमत पे वर्ग संघर्ष ना हो, लेकिन उतनी ही जिम्मेदारी दूसरे पक्ष की भी है। पहली बात तो यह है कि बाबा साहब की स्टैच्यू के लिए रोकना ही इस बात को दर्शाता है कि आपको जाति का दंभ है, वर्ग का दंभ है, सत्ता का दंभ है। आपको कहीं ना कहीं अभिमान है कि नहीं लगने देंगे, और कहीं ना कहीं जो आपकी बाबा साहब के प्रति नफरत है और शोषित वंचित वर्ग जो अब मूक था पहले और जो अब मुखर हो गया है, उससे आपको पीड़ा है, ये सब दर्शाता है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि किसी कीमत पे ये ना हो। हम कानूनी लड़ाई लड़के इसीलिए लड़ना चाहते हैं। अगर आपने देखा होगा भीम आर्मी का जो प्रदर्शन हो, उस प्रदर्शन के बाद हम इस मुद्दे पे अभी कोई प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। हमारी पहली प्रायोरिटी है कि कानूनी रूप से हम इस लड़ाई को जीतें, लेकिन ये उस महीने का अल्टीमेटम दिया। हाँ, तो कानूनी रूप से हम ये लड़ाई जीतें, लेकिन उस पक्ष की भी ये जिम्मेदारी है। इसी बीच में वो सामाजिक न्याय सम्मेलन, फलाना कौन सा सम्मेलन करके कह रहे हैं कि हम सबसे बड़ी स्टैच्यू लगा देंगे। हमने तो नहीं कहा कि हम उनकी स्टैच्यू तोड़ देंगे। आज भी आपने देखा होगा 100 लोगों ने पूछा, लेकिन मैंने नहीं कहा। मैं कह रहा हूँ जिसको लगाना है लगा लो, लेकिन अम्बेडकर की स्टैच्यू वहाँ तो लगेगी कोर्ट के अंदर। और इस दुनिया में कोई भी कोर्ट ये कह दे, कोई भी जज ये कह दे, मैं तो ये कहता हूँ वो बिल्डिंग कमेटी कह दे ना कि नहीं अंबेडकर साहब भारतीय संविधान के रचयिता नहीं थे, ये कह दे ना। टेक्निकलिटी में मामला क्यों फंसाना है? अगर हिम्मत है तो कोई जज ये कह दे कि नहीं थे वो भारतीय संविधान के रचयिता। तो जो भारतीय संविधान का रचयिता माना जा रहा है एक सदी से, उस व्यक्ति की स्टैच्यू नहीं लगा के हम नया नाम लाएंगे, मनुवाद का कोई छोटा भाई ढूंढ के लाएंगे, इसको तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लड़ाई लड़ रहे वो भी तो कानूनी फैमिली से। अनिल मिश्रा, देखिए, कानूनी फैमिली से लड़ाई लड़ने वाले लोग तो ऐसे भी बैठे हैं कि जिनकी सोच के कारण आज तक हम लोगों को हक और न्याय नहीं मिल पाया। अब कानूनी व्यवस्था में भी धीरे धीरे परिवर्तन आएंगे। हमारा अभी एक सांसद पहुंचा है, हमारा लीडर पहुंचा है, हम लोग और पहुंचेंगे सदन में, फिर इस प्रक्रिया को भी ठीक कराएंगे। तो कुल मिलाकर आप थे दामोदर यादव जो पूरी खुलकर बेबाकी से जिन्होंने हर मुद्दे पर, हर सवाल का खुल करके जवाब दिया, और निचोड़ के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि ग्वालियर चंबल संभाग के जो अमन पसंद जनता है वो भी नहीं चाहती कि किसी भी स्तर पर हमारा सामाजिक ताना बाना कैसे भी छिन्न भिन्न हो या उस पर किसी की काली नज़र लगे। तो ये जिम्मेदारी दोनों ही पक्षों की है कि एक ऐसा रास्ता निकले कि सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे, और दोनों को एक दूसरे की भावनाओं के साथ कहीं ना कहीं सामंजस्य बैठाना होगा, और एक ऐसा तरीका इस पूरे विवाद का खोजना होगा जिससे दूर तक जो संदेश अभी पहुंचा है वो संदेश देशव्यापी स्तर पर ऐसे हालात पैदा ना करे जिसके लिए संभालने की बात पर चुनौतियां सामने आए। कैमरा पर्सन विक्की सिंह के साथ टीएन मनीष, आचरण न्यूज, ग्वालियर। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।